मूवी के स्टार्ट में हम एक स्कूल वैन को देखते हैं जो एक सुनसान रोड पर जा रही थी। थोड़ी दूर ही रोड पर एक और कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका एक टायर पंक्चर था। इस कार को देखकर स्कूल वैन उसके आगे जाकर रुक जाती है। कार में एक अकेली लड़की थी जिसका नाम जू यॉन था। वो अपने फियांसी किम सू से फोन पर बात कर रही थी। अकेली लड़की को देखकर स्कूल वैन से एक आदमी उतरकर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन मैंने टो ट्रक को कॉल कर दी है, वो आने ही वाला होगा। वो आदमी कहता है कि बर्फ की वजह से टो ट्रक को आने में टाइम लग सकता है। मैं तुम्हारी कार चेक कर लेता हूँ। ये कहकर वो टायर देखने चला जाता है तो कॉल पर किम सू कहता है कि तुमने इस आदमी को बता दिया है कि टो ट्रक आने वाला है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम खबरदार रहना। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद किम सू कॉल बंद कर देता है। तभी वो आदमी जू यॉन के पास आकर कहता है कि तुम्हारा टायर तो बिल्कुल बैठ चुका है। जू यॉन उसका शुक्रिया अदा करके कहती है कि जल्द ही टो ट्रक आ जाएगा। वो अजनबी आदमी गौर से उस लड़की को और उसकी कार के अंदर देखता है। फिर वो अपनी वैन में जाकर बैठ जाता है। काफी देर तक वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से नहीं जाता तो जू यॉन को भी उस पर शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कार स्टार्ट करती, वो आदमी उसकी कार का शीशा तोड़ने लगता है। फिर वो कार के अंदर आकर जू यॉन को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे कार में से घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी में हम आगे देखते हैं कि जब जू यॉन को होश आता है तो उस आदमी ने उसे कैद कर रखा था और अब वो जू यॉन को मारने वाला था। जू यॉन उसे इल्तिजा करती है कि मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जिंदा रहने दो। लेकिन वो आदमी उस पर बिल्कुल रहम नहीं खाता और उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े कर डालता है। ये बहुत खौफनाक मनाजिर थे। कुछ दिन बाद पुलिस को एक जगह से जू यॉन की डेड बॉडी के अलग हुए पार्ट्स मिल जाते हैं। जू यॉन के फादर खुद भी 30 साल से डिटेक्टिव थे, लेकिन उन्हें इस वक्त बहुत दुख हो रहा था कि वो अपनी ही बेटी को बचा ना सकी। किम सो भी उस जगह पहुंच जाता है और ये जान लेता है कि जू यॉन अब मर चुकी है। अगले दिन जू यॉन के फादर किम सो से मिलते हैं और उससे भी माफी मांगते हैं कि वो जू यॉन को बचाने के लिए कुछ ना कर सके। किम सो जू यॉन की मौत से बुरी तरह टूट चुका था। वो उसके फ्यूनरल पर उससे वादा करता है कि वो उसके कातिल को ढूंढकर उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा और उसे भी वही दर्द देगा जिससे अपनी मौत से पहले जू यॉन गुजरी होगी। किम सू असल में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एजेंट भी था। वो अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। फिर उसका एक कुलीग उसे मिलने आता है और उसे एक कैप्सूल देता है। वो उसे बताता है कि इस कैप्सूल में जीपीएस और माइक्रोफोन है। ये कैप्सूल जिसके पास भी होगा तुम अपने फोन में उस बंदे की लोकेशन देख सकते हो और उसकी बातें भी आराम से सुन सकते हो। लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किम सो उसे तसल्ली देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन किम सो जू यॉन के फादर के घर जाता है, जो कि एक डिटेक्टिव था। वो किम सू को 4 मुजरिमों की तस्वीरें देकर कहता है कि ये 4 लोग जू यॉन के कत्ल के सस्पेक्ट हैं और ये पहले भी इस किस्म के जराइम में इन्वॉल्व रह चुके हैं। किम सू इन चारों की डिटेल्स लेकर वहां से चला जाता है। वो पहले 2 सस्पेक्ट्स को बुरी तरह से टॉर्चर करता है, लेकिन वो दोनों जू यॉन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर वो तीसरे सस्पेक्ट के घर जाता है, लेकिन वहां सिर्फ उसके बूढ़े माँ बाप और बेटा मौजूद थे। उसके माँ बाप बताते हैं कि उसने बहुत अरसा हुआ यहाँ घर आना छोड़ दिया है। किम सो उनसे उनके बेटे का एड्रेस या फोन नंबर पूछता है तो वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन उसका बेटा जरूर जानता होगा। उनके घर से निकलते हुए किम सो सस्पेक्ट के बेटे को बाहर खेलते हुए देखता है तो उससे उसके फादर का पता पूछता है, जो वो उसे बता देता है। किम सू अब तीसरे सस्पेक्ट के ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है तो उसे वहाँ बहुत सी लड़कियों का सामान मिलता है। फिर वो उसके घर के दूसरे हिस्से में जाता है तो ये वही जगह थी जहाँ वो कातिल लड़कियों को मारा करता था। वहाँ किमसू को अपनी फियांसी की रिंग गिरी हुई मिल जाती है। इस रिंग को देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये तीसरा सस्पेक्ट ही जो यॉन का कातिल है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं। ये वही आदमी था जिसने जुयॉन को मारा था। इस वक्त वो स्कूल वैन में बहुत सी लड़कियों को उनके घर ड्रॉप करने जा रहा था। उसकी वैन पर हम एक ट्रैकर लगा देख सकते हैं जो किम सू ने ही लगाया था जिस वक्त वो उसके घर की तलाशी लेने आया था। आज दोबारा से जैंग उनमें से एक लड़की को अपना शिकार बनाने वाला था।
जब वैन में से सारी लड़कियां एक एक करके उतर जाती हैं और सिर्फ एक आखिरी लड़की बच जाती है, तो जैंग उसको पकड़कर अपने घर ले जाता है। रात हो चुकी थी। वो उस लड़की को अब्यूज करने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है। कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। वो रुक जाता है और पास पड़ी दरांती उठाकर आवाज की तरफ जाने लगता है। फिर वो सारी लाइट्स ऑन करता है। तब उसे सामने किमसू खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, लेकिन किमसू उसे कोई जवाब नहीं देता। जैंग कहता है कि शायद तुम पुलिस वाले हो, लेकिन मुझे हैरत है कि कोरियन पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। इसके बाद जैंग तेजी से किमसू की तरफ भागता है, लेकिन किमसू बड़ी फुर्ती से खुद को उसके वार से बचाकर उल्टा उसको ही अच्छा खासा पीट डालता है। फिर किमसू उसका मुंह एक प्लास्टिक शीट में लपेट लेता है, जिससे जैंग का सांस घुटने लगता है। जब जैंग बेदम हो जाता है तो किमसू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसका सर कुचलने ही वाला था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है। फिर वो अपने पास मौजूद जीपीएस वाला कैप्सूल जैंग के मुंह में डाल देता है, जिसे जैंग निकल लेता है क्योंकि वो नीम बेहोशी की हालत में था। यहाँ किमसू ने एक मासूम लड़की को भी उसका शिकार बनने से बचा लिया था। कुछ देर बाद जैंग को होश आता है तो किमसू उसका हाथ तोड़कर वहां से जा चुका था। उसे समझ नहीं आती कि उसे क्यों मारा गया, लेकिन फिर उसे वहां एक एनवेलोप मिलता है जिसमें बहुत से पैसे थे। ये देखकर वो हंसने लगता है। वो कहता है कि वो आदमी शायद कोई साइको था। इसके बाद जैंग अपनी वैन से एक चाकू निकाल लेता है और वैन वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है। वो उसमें बैठ जाता है। इस टैक्सी में 2 आदमी थे। किमसू भी अब अपने मोबाइल में उसकी लोकेशन देख रहा था और साथ साथ वो उसकी सारी बातें भी सुन पा रहा था। फिर वो भी उसका पीछा करने लगता है। जैंग टैक्सी में मौजूद दोनों आदमियों को अपने चाकू से बुरी तरह मार डालता है। उसके बाद वो डिग्गी खोलता है और उसे वहां भी एक लाश मिलती है जो कि बंधी हुई थी। जैंग समझ जाता है कि जिन 2 आदमियों को उसने मारा वो दोनों भी उसी की तरह एक कातिल ही थे, जो उस आदमी को मारकर उसकी लाश कहीं ठिकाने लगाने जा रहे थे। जैंग उन तीनों को ही गाड़ी से निकालकर नदी के किनारे फेंक देता है और फिर उसी टैक्सी में वहां से निकल जाता है। सुबह जैंग एक डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो अपने जख्मों का इलाज करवा सके। उसे वहां एक नर्स दिखाई देती है, जिसे देखकर जैंग दोबारा से नया शिकार करने का सोचने लगता है। जब वो नर्स स्टोरेज रूम में जाती है तो वहां जैंग पहले से ही बैठा हुआ था। वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और नर्स से कहता है कि कल रात एक आदमी ने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। फिर वो नर्स को डराने धमकाने लगता है तो नर्स उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जैंग को तो कभी किसी पर रहम ना आया था, उस पर क्या आता। दूसरी तरफ किमसू जैंग को ट्रैक करता करता हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गया था। तभी उसे माइक्रोफोन के जरिए उस नर्स के रोते हुए आवाज सुनाई देती है, तो वो भी जल्दी से स्टोरेज रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। एक बार फिर से किमसू जैंग को बुरी तरह से मारने लगता है। जब जैंग बेसुध हो जाता है तो नर्स वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर किमसू उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इसके जख्मों का ट्रीटमेंट करना होगा। इसी के साथ किमसू जैंग के कान में कहता है कि ये मत समझना कि ये सब खत्म हो गया, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वो जैंग के पाँव को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिससे जैंग तड़प उठता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किमसू जैंग को उसी की टैक्सी में छोड़कर वहां से चला गया था। जैंग होश में आने पर टैक्सी से खुद को घसीटकर नीचे उतारता है। वो सोचता है कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर उसे हर बार पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या करने वाला हूँ। उसे शक होने लगता है कि उसके पास कोई ट्रैकर मौजूद है। वो अपना जूता चेक करता है, फिर वो टैक्सी को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो अपनी टैक्सी बदल लेना चाहता था क्योंकि उसे शक था कि कार में जरूर कोई ट्रैकर मौजूद होगा। वो टैक्सी से उतरकर रोड पर खड़ा हो जाता है और आने वाली कार से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन सामने आने वाली कार में फौजी मौजूद थे और इस कार के पीछे भी एक फौजी ट्रक ही था। वो उन्हें कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए शराफत के साथ उनसे लिफ्ट लेकर अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। जैंग का ये दोस्त भी उसी की तरह साइको था और यहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था। ये आदमी एक कैनिबल था। वो लड़कियों को मारकर उनको खुद भी खाता था और अपने पाले हुए खूंखार कुत्तों को भी खिलाता था। जैंग उन दोनों को अपने ऊपर बीती सारी कहानी सुनाता है कि कैसे एक आदमी उसे बार बार पकड़कर बुरी तरह टॉर्चर करता है और जब वो मरने के करीब होता है तो वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है।
जैंग का दोस्त बोलता है कि शायद वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपना कोई बदला लेना चाहता है। जरूर ये उन लड़कियों में से ही किसी एक का फैमिली मेंबर होगा जिन्हें तुमने कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ जब किमसू जैंग के पीछे जा रहा था तो रास्ते में उसे जो यॉन के फादर की कॉल आती है। वो कहते हैं कि डिटेक्टिव समझ रहे हैं कि मैं जैंग के पीछे हूँ। फिर वो किमसू को कहते हैं कि पुलिस जैंग के पीछे है, इसलिए अब तुम जैंग के पीछे जाना बंद कर दो। तुम उसे बहुत सजा दे चुके हो, अब भूल जाओ जो भी हुआ। लेकिन किमसू ऐसा नहीं चाहता था। वो जैंग को तब तक तड़पाना चाहता था जब तक उसे खुद सुकून न मिल जाता। जो यॉन की बहन भी किमसू को समझाती है, लेकिन किमसू किसी की नहीं सुनता। वो फोन बंद कर देता है और जैंग के घर के बाहर पहुंचकर उनके दरमियान होने वाली सारी बातें सुनने लगता है। खाना खाने के बाद जैंग का दोस्त दोबारा से अपने खाने के लिए अपनी कैद में रखी हुई लड़की को मारने के लिए चला जाता है। जैंग भी सोने के लिए वहां से एक कमरे में चला जाता है। जब जैंग सोने के लिए लेटता है तो जैंग सोचने लगता है कि ये आदमी आखिर कौन हो सकता है, और तभी उसे याद आता है कि किमसू के हाथ में एक रिंग थी, और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने जितनी भी लड़कियों को मारा है उनमें से ये रिंग किस लड़की ने पहनी हुई थी। अब वो सारे मामले की तह तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग का दोस्त एक कैदी लड़की को लेकर आता है और इस वक्त वो उसी लड़की के घर में रह रहा था। वो उस लड़की को किचन में ले आता है। वो आदमी उस लड़की की बहन को पहले ही मारकर खा चुका था। इससे पहले कि वो उस लड़की को मार डालता, किमसू वहां आ जाता है। जैंग का दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम बगैर किसी आवाज के अंदर कैसे आ गए। फिर किमसू उसे बुरी तरह से मारता है। यहाँ जैंग भी आ जाता है। उसने शॉटगन उठा रखी थी। वहीं उस कैनिबल की बीवी भी आ जाती है और फिर उन तीनों की ही किमसू से बुरी तरह लड़ाई होती है। लेकिन किमसू उन तीनों को ही मार मार कर बेहाल कर देता है। वो खुद भी जख्मी हो चुका था। सुबह उस घर में पुलिस आ जाती है और जैंग के दोनों जख्मी साथियों को वहां से ले जाती है। लेकिन जैंग वहां नहीं था, क्योंकि किमसू जैंग को अपने साथ ले गया था। किमसू अपनी कुलीग के पास ही गया था जिसने उसे वो कैप्सूल दिया था। फिर वो किमसू की मरहम पट्टी करता है। साथ ही जैंग का ट्रीटमेंट भी किया गया था और इस वक्त वो बेहोश था। किमसू का कुलीग उससे कहता है कि तुम इस आदमी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते। किमसू कहता है कि जब तक मैं उसे वही दर्द न दे दूं जो मेरी फियांसी ने झेला है, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर वो कुलीग पूछता है कि जो कैप्सूल मैंने तुम्हें दिया है वो ठीक से काम कर रहा है। जब तक इसे डायरिया नहीं हो जाता तब तक वो कैप्सूल उसकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। किमसू उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके पीछे ही जैंग भी मौजूद था। किमसू जैंग को देखने जाता है कि कहीं उसने ये सारी बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन जैंग अभी भी बेहोश था। किमसू के वहां से जाने के बाद हमें पता चलता है कि जैंग सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। असल में उसने सारी बातें सुन ली थी। वो समझ चुका था कि उसकी बॉडी में किमसू ने ट्रैकर डाल रखा है, जिसकी वजह से हर बार वो उस तक पहुंच जाता है और उसकी बातें भी आसानी से सुन सकता है। किमसू फिर से जैंग को एक सुनसान जगह पर छोड़ जाता है ताकि वो दोबारा से कुछ करे और किमसू दोबारा से उसे सबक सिखाए। लेकिन जैंग अब सब कुछ जानता था। वो किमसू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला, लेकिन अब इस खेल में और भी मजा आएगा। मैं जान चुका हूँ कि किस लड़की की वजह से तुम मुझसे बदला ले रहे हो, और मुझे इस लड़की के घर का भी पता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़कर। तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया है। अब की बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल दर्द होता क्या है। तुम जानते हो कि तुम्हारी फियांसी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसने मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। किमसू वाकई ये बात नहीं जानता था। ये सब सुनकर किमसू तेजी से जैंग के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग एक मेडिकल स्टोर पर जाकर लूज मोशन की मेडिसिन लेकर खा लेता है, और जब कैप्सूल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो वो कैप्सूल जैंग किसी और आदमी को मारकर उसे खिला देता है। जब तक किमसू वहां तक पहुंचता है, जैंग वहां से जा चुका था। अब किमसू को कुछ पता नहीं था कि जैंग कहाँ है, इसलिए वो हॉस्पिटल में जैंग के दोस्त के पास जाता है जो उसकी तरह ही एक साइको किलर था। वो उससे पूछता है कि जैंग इस वक्त कहाँ होगा। वो किमसू से कहता है कि अभी तक तुम जैंग को नहीं जानते, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। वो अब तुम्हारी फियांसी की फैमिली को नहीं छोड़ेगा, और जब एक बार उसने ये काम पूरा कर लिया तो तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसके बाद किमसू वहां से निकलकर अपने इस कुलीग को फोन करता है, जो उसे बताता है कि जैंग ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करके कहा है कि मैं आज खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। फिर उसका कुलीग बताता है कि मैंने जैंग की कॉल ट्रेस कर ली है। उसकी लोकेशन से पता चलता है कि वो जुयॉन के फादर के घर जा रहा है। ये सुनकर किमसू परेशान हो जाता है। वो फौरन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करके सारी बात बताता है और उन्हें फौरन जुयॉन के फादर के घर पहुंचने का कहता है। फिर वो खुद भी जुयॉन के फादर को कॉल करके उसे खतरे से आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वहां जैंग पहुंच जाता है। किमसू जब तक जुयॉन के घर पहुंचता है, वहां पुलिस आ चुकी थी। वो घर में जाकर देखता है कि जैंग ने जुयॉन के फादर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और वो उसकी बेटी को लेकर वहां से जा चुका था, जिसे उसने मारकर फेंक दिया था। अब किमसू को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने पहले ही जैंग को मार दिया होता तो आज जुयॉन की फैमिली बच जाती। वहीं जैंग पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है, और फिर वो इस लोकेशन पर पहुंचकर अपनी कार से बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर पुलिस पहले से उसका वेट कर रही थी। जैंग चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ ले ताकि किमसू उससे बदला ना ले सके और वो सारी जिंदगी तड़पता रहे, लेकिन इससे पहले कि पुलिस जैंग को पकड़ती, वहां किमसू आ जाता है और चलती गाड़ी में जैंग को उठाकर वहां से ले जाता है। किमसू उसे उसी घर में ले जाता है जहां पर जैंग ने उसकी फियांसी को मारा था। किमसू जैंग को बड़े से प्लेट के नीचे बांध देता है, जहां कभी जैंग लड़कियों को मारा करता था। किमसू जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। जैंग उससे ये कहता है कि मुझे मार दो, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? लेकिन किमसू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी आंखों में डर और खौफ ना देख लूं, तब तक तुम नहीं मर सकते। वही मेरा असल इंतकाम होगा। जैंग कहता है कि अब खत्म करो ये सब, तुम ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि दर्द क्या होता है मैं नहीं जानता और ना ही मैं डर जैसी किसी चीज को जानता हूँ। तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। इसके बाद किमसू एक रस्सी को इस ब्लेड से बांधकर उसका एक सिरा जैंग के मुंह में पकड़ा देता है और दूसरा सिरा दरवाजे से बांध देता है और जैंग के पास वही कैप्सूल रखकर वहां से चला जाता है। अब अगर जैंग बोलने के लिए मुंह खोलेगा या अपने मुंह से रस्सी छोड़ेगा तो ब्लेड सीधा उसकी गर्दन पर आ गिरेगा, और अगर दरवाजा खुलेगा तो भी रस्सी खींचकर उसके मुंह से छूट जाएगी और उसकी गर्दन कट जाएगी। जैसे ही किमसू उसके घर से बाहर निकलता है, उसके पीछे एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें जैंग के माँ बाप और उसका बेटा होता है। अब किमसू इस कैप्सूल के जरिए जैंग की सारी बातें सुन रहा था। तभी जैंग की फैमिली दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है। वो जैंग को बचाने के लिए दरवाजा खोलना चाहते थे। जैंग उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन अगर उसने कुछ कहा तो रस्सी उसके मुंह से छूट जाती और वो मर जाता। तभी उसकी फैमिली दरवाजा खोल देती है और वो रस्सी खींचकर उसके मुंह से छूट जाती है। इसी वक्त ब्लेड नीचे गिरता है और जैंग की गर्दन उसके तन से जुदा हो जाती है। यहाँ किमसू जैंग की खौफ में डूबी आवाज सुन चुका था और अब वो रोने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसने जुयॉन से किया हुआ वादा पूरा कर लिया था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।